नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन। दिल्ली की शिक्षा क्रांति चाहे आलोचनाओं में चाहे प्रशंसा में चर्चा का विषय तो बनी ही रहती है। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हवा का गुब्बारा है, तो कई लोग कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। यानी कि एक चीज़ तो स्पष्ट है, चाहे शिक्षा नीति को अपनाने वाले हों या दिल्ली की शिक्षा क्रांति को ना मानने वाले हों, दोनों की नज़र में दिल्ली की शिक्षा का, दिल्ली की शिक्षा में हुए बदलावों का एक असर तो है। ऐसा ही एक नाम है जो पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है। नाम है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। इसी साल मार्च में इसके कैंपस का उद्घाटन मनीष सिसोदिया जी द्वारा किया गया था और तब से लेके अब तक ये चर्चा है कि इस यूनिवर्सिटी का कार्य क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, किस तरीके से दिल्ली की शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं उसके लिए एक आधारभूत ढांचा ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको वही जन दे सकता है जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हो। आज मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर धनंजय जोशी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रभात जी। तो जो भी जनता के मन में है, लोगों के मन में है जी कि DTU पहले दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ था, अब DTU इस साल दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हो रहा है। इसका मेन एजेंडा क्या होगा, ये क्या कार्य करेगी? देखिए, पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को कि पहली बार एक इस तरह का प्रयोग सोचा गया कि कम से कम टीचर्स को लाइट में लाने के लिए, कि टीचर्स के ऊपर, उनके सरोकारों के ऊपर, उनकी गुणवत्ता के ऊपर एक सेपरेट यूनिवर्सिटी का जो विज़न है, जो ड्रीम है, वो हम आपकी सरकार, दिल्ली सरकार ने और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष जी ने लिया। और जो आप कह रहे हैं कि इसका एजेंडा क्या है, इससे पहले मैं इसका विज़न ये बताना चाहता हूँ कि क्यों बनी। देखिए, हमारे देश में आज से 75 वर्ष पहले IITs और IIMs, जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही हमारे यहाँ पर IITs और IIMs बनने लग गए। उसके बाद एम्स का निर्माण हुआ और हमारे यहाँ पर सब चीज़ें जो हैं एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाने लगी। जैसे MBBS के बाद MD के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी और सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स बनने लगे। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई टीचर्स के लिए एक सेपरेट यूनिवर्सिटी हो, जो भाग्य का निर्माता है, जो सभी प्रोफेशंस का जो निर्माता है, जो क्रिएटर है, जो सब निर्माण जब प्रोफेशन को गढ़ रहा है, जो हर प्रोफेशन को बना रहा है, उसका अपना जो प्रोफेशन है उसको हमने कम महत्व दिया, बल्कि मैं कहूँ हाशिए पे खड़ा किया। तो ये एक तरीके की शिक्षा क्रांति है। और ये नई शिक्षा नीति जो आई है भारत सरकार द्वारा 2020 में, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहते हैं, इसने भी ये बात बहुत ही सुनहरे शब्दों में लिखी है कि टीचर्स के लिए एक सेपरेट यूनिवर्सिटी हर स्टेट में होनी चाहिए और अध्यापक शिक्षा के ऊपर काम करने की आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। जी बिल्कुल सर। एक मूवी आई थी आरक्षण, शायद आपने देखी हो। उसके अंदर प्रोफेसर आनंद का किरदार निभा रहे अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो बात आपने अभी कही उससे थोड़ी मेल खाती है कि सभी प्रोफेशंस का जो निर्माता है उसके लिए, जैसे हमारे पास IAS है, जैसे हमारे पास IPS है, उसी तरीके से हमारे पास ITS क्यों नहीं है, इंडियन टीचिंग सर्विसेज क्यों नहीं है, उसके लिए एग्जामिनेशन उस तरीके के क्यों नहीं होते हैं। आज के दौर में अगर हम बात करें तो एक कंपल्शन ज़रूर है कि आपको टीचर बनना है तो आपको B.Ed चाहिए, लेकिन वो B.Ed कहाँ से चाहिए, वो कंपल्शन नहीं है। और कहीं ना कहीं हमने पिछले कई वर्षों से इस चीज़ को पीछे छोड़ भी दिया। आज के टाइम में औपचारिकता ही रह गई है। एक संदेश दिया जाता है कि जो कुछ नहीं कर पाता वो अंत में शिक्षक बन ही जाता है। ये जो तथ्य है कितना खतरनाक है। ये बहुत ही बड़ी आपने मूल पर प्रहार किया है प्रभात जी। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर भी कहीं ना कहीं उसमें छिपा हुआ है कि हमने जो आपने बात करी, जो आपने जिस पात्र की बात करी, जिस मूवी की बात करी, वहाँ भी ये बात उठी कि जिस प्रोफेशन को सबसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता था, ये माना जाता था कि शिक्षा जो है ये एक प्रोफेशन नहीं है, एक सर्विस है, ये एक सेवा है।
लेकिन इस सेवा के लिए जो हमें काम करना चाहिए था, इसके लिए जो लोगों का निर्माण करना चाहिए था, जिस तरीके से करना चाहिए था, वो तरीके हमने अपनाए नहीं। हमने इसे लास्ट चॉइस बना के छोड़ दिया, हमने इसे एक लास्ट रिजॉर्ट बना दिया। जो आपने कहा कि भाई जो कुछ नहीं बना वो अध्यापक बन गया, अगर पढ़ा लिखा है तो अध्यापक, बस, नहीं तो किराने की दुकान। तो बस ये इतनी बड़ी एक हमारे देश में वो डायकॉटमी कहिए, एक तरीके की बहुत बड़ा नैरेटिव चला कि टीचिंग इज़ कंसिडर्ड द लास्ट चॉइस। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि समाज में ये माना जाने लगा कि अध्यापक तो कोई भी बन सकता है, जिसने थोड़ा पढ़ा वो अध्यापक बन लिया, जिसने बीएड करी वो अध्यापक बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। अध्यापन बनने के लिए आपके अंदर एक ज़ील, एक इंथुजियाज़म, एक पैशन होना चाहिए। अगर आप वाकई देश का कुछ भला करना चाहते हैं, इस देश की डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, जैसे कि कोठारी का आयोग ने कहा था कि डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम, कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ की कक्षा में पनपता और संवरता है। तो उस भविष्य को संभालने के लिए अगर हमने अध्यापक के ऊपर कार्य नहीं किया और अगर हमने इसको महत्व नहीं दिया और इसकी आज सामाजिक आर्थिक रूप से अगर इस प्रोफेशन के लिए हमने इसका माहौल नहीं बनाया, लोगों में इस बात को चेतना नहीं डाली, स्वयं अध्यापक के अंदर अपने प्रोफेशन के लिए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना नहीं डाली, तो मुझे लगता है हम बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपके सवाल था कि क्यों नहीं एक ऐसा होना चाहिए जैसे आईएएस है, आपने कहा इंडियन टीचर सर्विस। जिस बात को मैं आपको बताऊं, शायद आपको ये तथ्य पता नहीं होगा, 1882 में भारत जब आज़ाद नहीं था तब हंटर आयोग आया था। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। हंटर कमीशन ने तब ये बात 1882 में कह दी थी कि देयर शुड बी इंडियन एजुकेशन सर्विस, जो कि भारतीय शिक्षा सेवा के नाम से प्रचलित हो और उसके अंदर ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, ऐसे अभ्यर्थियों को लाया जाए जो शिक्षा से निकल करके आएँ। यही बात रीइटरेट और रीएम्फेसाइज करी कोठारी आयोग ने 1964-66 में कि देश के अंदर जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी परीक्षा हो जिसको आईईएस कहा जाए, इंडियन एजुकेशन सर्विस। इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो बीएड रखी जाए और उसमें जितने बीएड प्राप्त अभ्यर्थी हैं वो दें और वो शैक्षिक प्लानर बने, वो शिक्षा के नीति निर्माता बने, वो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति बने। वो केवल स्कूल्स के लिए ना, हमने गलती क्या करी कि हमने इसको सिर्फ स्कूल टीचिंग मान लिया, जबकि इसके काम बहुत हैं। एजुकेशन इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ ए नेशन। तो शिक्षक केवल कक्षा तक ही नहीं रहता, वो देश का निर्माता भी है, वो पॉलिसी प्लानर भी है, वो करिकुलम निर्माता भी है, वो कई तरीके के और काम भी करता है, डेवलपिंग सेक्टर भी उसके लिए खुला हुआ है। लेकिन हमने स्टीरियोटाइप बना दिया कि टीचिंग इज़ कंसिडर फॉर द स्कूल्स और इसके साथ बहुत तमाम तरीके की चीज़ें लगा दी कि भाई ये बहुत आसान जॉब है, इसको करने के बाद जो है ना और आप शाम कुछ और कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इसके मिथक जुड़ गए कि टीचिंग में जो बेस्ट लोग आने चाहिए थे वो आना बंद कर गए। उन्हें लगा कि इसके साथ कोई ग्लैमर नहीं जोड़ा, ये कोई मीडिया वाला या सो कॉल्ड बॉलीवुड वाला आपको रुतबा नहीं देता, इसके साथ बहुत ज़्यादा ये लगाया गया कि शायद इसके साथ इतने बड़ा पैकेज नहीं इन्वॉल्व जितना आज एक बीटेक का बच्चा कमाता है डायरेक्ट या एमबीए वाला। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये बात आज सोचने की ज़रूरत है। उनका अगर निर्माता, अगर जो है टीचर, अगर उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो देश कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमने अपने अध्यापक के ऊपर पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ आज उसकी खोई हुई अस्मिता को जगाना होगा। सर, आप ही की बातों से दो चीज़ें निकलती हैं और दोनों पर मैं एक ही साथ प्रश्न कर लूँगा और मैं चाहूँगा कि आप दोनों का उत्तर जो है वो तसल्ली से लोगों को दें। पहली चीज़ जो बार बार जिसका आपने जिक्र किया, कोठारी कमीशन का, नई शिक्षा नीति आई है, बहुत बड़े बड़े बदलाव लिखे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोठारी कमीशन की भी कई रिपोर्टों को आज तक जो है, कई जो उनकी एडवाइसेस थे उनको आज तक लागू नहीं कर पाए। मसलन कई ऐसी चीज़ें हुई जिसका निर्माण देश को जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए था, उसको तोड़ दिया गया। जिसमें मेरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो भाषा है। जैसे मल्टीलिंगुअल सिस्टम में बच्चों की पढ़ाई की बात हुई, हिंदी अंग्रेजी साथ में कोई और भाषा, तो हमने देखा नॉर्थ इंडिया के अंदर उम्मीद की गई थी कि लोग तीसरी भाषा के रूप में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कोई भी साउथ इंडिया की भाषा लेंगे ताकि वो एक ब्रिज का काम करेगी नॉर्थ और साउथ के बीच में। हमने क्या किया, नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा कल्चर जो है वो संस्कृत में चला गया। आज उसमें वो फ्रेंच आ गया है, जर्मन आ गया है, बट तेलुगु, तमिल, कन्नड़ नहीं इन्वॉल्व हुआ। यही चीज़ अगर आप उधर चले जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आती है। यानी कि जिस उद्देश्य से नियमों को या एडवाइसेस को कहा गया था पूरा कीजिए, वो पूर्ण नहीं हो पाया। दूसरी चीज़, जिनको पॉलिसी मेकर होना चाहिए था उनके लिए क्लर्क की जॉब ज़्यादा बेहतरीन बना दी गई है। लाइक मतगणना के लिए, मिड डे मील्स के लिए और भी बहुत सारी XYZ चीज़ें हैं।
तो जिनको पॉलिसीज के अंदर आपको घुसाना चाहिए था उनसे आप क्लर्क वर्क करवा रहे हैं। और दूसरा ये सवाल, देखिए आप बेहतरीन तरीके से सवालों को रख रहे हैं और उन्हीं में कहीं ना कहीं आप जो प्रश्न भी के साथ आप जो मुद्दे दे रहे हैं ये बड़े व्यापक प्रश्न हैं। ये व्यापक हैं, इनके समाधान के लिए बड़ी व्यापक विमर्श की ज़रूरत है। मैं थोड़ा बहुत साहित्य में भी दखल यूँ रखता हूँ कि मुझे साहित्य बहुत पसंद है। मैंने एक शेर सुना था, उसमें आपके सवालों का बहुत जल्दी आंसर 2 पंक्तियों में मिल जाएगा कि आपने कहा कि कमीशन आए गए, 64 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया, उसके बाद 1986 की भी नीति आई, 1947 में भारत के आज़ाद होते ही पहला आयोग, 1948 में राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, फिर 1952 में मुदालियर जी की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग आया, फिर 64 का अपना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया, फिर 86 की नीति आई, फिर उसके बाद 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। सब कुछ आता गया, लेकिन आपने जो बात बोली ना कि इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन में कहीं हमसे भूल हुई, तो उसमें एक प्रसिद्ध शेर है कि तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है। देखिए जब हमारी नीयत साफ़ हो, और सियासत में अगर नीयत साफ़ हो ना तो वो काम ऊपर से जब तक नहीं होगा हम नीचे से वो नहीं कर पाएंगे। वी आर वेरी गुड इन एग्जीबिशन थ्रू आउट द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, बट वेयर वी आर लैकिंग एज ए नेशन इन इम्प्लीमेंटेशन। हम भूल कहाँ कर रहे हैं? हमारी एग्जीबिशन तो बहुत अच्छी है, हमने इतने सारा कार्य किया है, इतने सालों में शायद विश्व के किसी देश में नहीं हुआ होगा जितना शिक्षा के ऊपर हमने कार्य किया। इसीलिए आज भी हमारे टीचर्स बेस्ट कहलाते हैं। आज आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, हमारा ग्लोबल लेवल पे जो टीचर है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो कहीं ना कहीं हमें ये स्वाभिमान और ये प्राइड भी लेना पड़ेगा। लेकिन हम कहीं जो चूक हुई है वो ये हुई कि हमने कहीं ना कहीं उनको एक शेल्फ में अलमारी की लगा दिया। जैसे कि भाषा नीति की बात करी आपने, जैसा कि कोठारी कमीशन ने कहा था 1964-66 में कॉमन स्कूल सिस्टम कि एक ही जैसे विद्यालय होने चाहिए। आप विकासशील से विकसित देश तभी बन पाएंगे जबकि एक जैसा विद्यालय का स्ट्रक्चर हो, एक जैसे अध्यापक हो, एक जैसा पाठ्यक्रम हो। क्योंकि कोई भी देश में इतनी फ्रेगमेंटेड और इतनी तरीके की डाइवर्सिफाइड एजुकेशन नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो अलग अलग राज्यों में नहीं, राज्यों के अंदर छोटे छोटे से शहरों में और उसके जिलों में एक किलोमीटर पर अलग अलग तरीके के आपको शिक्षा के वो मंदिर कहें या उनको दुकान कहें, मुझे उसका अंक समझ में नहीं आता। और हमारे यहाँ पर उसकी इतनी स्थिति वो हो गई कि हर एक कोस में पानी और 2 कोस में बानी की तरह स्कूल अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। अंग्रेजी जिस तरह से पढ़ानी चाहिए, भाषा का जिस तरीके से कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहे। सिर्फ एक तरीके से तोता रटंतु पद्धतियों पर वो विद्यालय चल रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये दिखाना है जी अंग्रेजी मीडियम का विद्यालय है, आपका बच्चा यहाँ से अंग्रेजी सीखेगा तो उसको तरक्की मिलेगी। लेकिन कहीं भी हमने भाषा नीति का सारांश नहीं समझा। हमने बच्चों को क्रैमिंग करना सिखाया, उनको शिक्षा का असली अर्थ नहीं समझाया। हम साक्षरता देते गए, हम कहीं पर भी शिक्षा को बांटने में हम चूक गए। इसीलिए आज भी हम ये अपने ऊपर हमारे को इस बात को हमें आत्मलोचन करना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा। वी हैव टू रिफ्लेक्ट। हमको कहीं ना कहीं ये अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि जैसा कि हमारे राष्ट्र कवि ने कहा कि हम क्या हैं, हम क्या होंगे, और हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी, आइए मिलकर विचारें समस्याएं सभी। जिस देश में नालंदा था, जिस देश में तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय था, जहाँ विक्रमशिला था, आज उस जब NIRF में हम देखते हैं या नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंक फ्रेम देखते हैं या वर्ल्ड का रैंकिंग फ्रेमवर्क देखते हैं तो ये बहुत दुख की बात होती है प्रभात जी कि हमारा एक भी यूनिवर्सिटी 100 विश्वविद्यालयों में नहीं आती। हमारे पड़ोसी देश के 11 विश्वविद्यालय वहां पर आते हैं चाइना के, और हमारा एक भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जहां 8 फ्लोर का लाइब्रेरी होता था, जहां हेनसांग आया, जहां फाइयान आया, जहां के बारे में विश्व को के सारे देशों से लोग पढ़ने आते थे। आज हम देखें, हम रिसर्च के मामलों में हमारी जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं इतनी सतही रिसर्च होती है कि वो लाइब्रेरी की बुक शेल्फ बन के तैयार हो जाती हैं। क्या हमने शिक्षा में और रिसर्च में अपने बच्चों को अगर ऐसी रिसर्च कराई है जो कि जिसकी कोई सोशल इम्प्लीकेशंस हो? क्या हमने ऐसी इंपीरिकल रिसर्चेस कराई? क्या हमने उन विश्वविद्यालयों में जो आज भारत में चल रहे हैं, 54,000 से ज़्यादा मेरे को लगता है कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भारत में होंगे, उनमें आज हमने किस प्रकार की शिक्षा देने का कार्य किया हुआ है? क्या ऐसा हमने सोचा कि एक भी राज्य में, भारत में मेरे ख्याल तमिलनाडु और एक गुजरात में ये प्रयोग हुआ कि टीचर्स के लिए कोई यूनिवर्सिटी बने, कि ऐसा कुछ और राज्यों में भी हो? जबकि चाइना के हर स्टेट में एक टीचर्स यूनिवर्सिटी है।
तो इतना बड़ा प्रयोग ये कार्य हुआ है। मुझे लगता है कुछ समय में अंकुर अभी वृक्ष में बन पेगा, तो समय लगेगा, लेकिन अभी यात्रा जो है हमारी शुरुआत हुई है। मैं मानता हूँ सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप आशावादी हैं, मैं भी आशावादी हूँ। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो इस शिक्षा व्यवस्था का पूरा कमर्शलाइजेशन हो चुका है। जो चीज़ नॉट फॉर प्रॉफिट होनी चाहिए थी, आज अगर किसी एक विद्यालय ने अपने 8, 10, 15, 20, 25, 30 ब्रांचेस खोल दिए हैं तो एक चीज़ स्पष्ट है कि वो बिना प्रॉफिट के नहीं हुआ है। अगर उनके एमडीज़ के पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं तो सही बात है कि वो पैसा यहीं से आया होगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके का हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। और वहाँ पर मेरे को एक समस्या उत्पन्न होती है कि जब भारत का कोई व्यक्ति पेप्सिको में जाके, ट्विटर पे जाके, माइक्रोसॉफ्ट में जाके इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करता है, सीईओ वगैरह की पोस्ट पे पहुंचता है, तो पूरी कंट्री प्राइड फील करती है। लेकिन इंडिया में कोई स्टार्टअप करने की कोशिश करे ना, मतलब मैं अंबानी, अडानी, रतन टाटा की बात कर लूँगा, इनको गालियाँ देने में हमारी कोई कसर नहीं छोड़ती, जबकि वो इंडिया में रह के इंडिया को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सामान्य शिक्षक, वैसे शिक्षक सामान्य नहीं होता, उसके एक गोद में निर्माण, दूसरे गोद में विनाश पड़ रहा होता है। वो अगर दिल्ली की किसी सरकारी स्कूल में शिक्षा दे रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वही अमेरिका जाके पढ़ा रहा है तो आपने तो बहुत झंडे गाड़ दिए। दूसरी चीज़, उस शिक्षा का क्या फ़ायदा जहां हम लोगों को रेड लाइट का पालन करना ना सिखा पाए। उस शिक्षा का क्या फ़ायदा जहां हम फेसबुक पर नौकरी करने के लिए लोग तैयार कर रहे हैं, फेसबुक बनाने के लिए तैयार नहीं कर रहे। फिर तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा के मूल उद्देश्य से भटक ही गए ना सर। देखिए प्रभात जी, मुझे आपने बहुत ही बड़े प्रश्नों को रखा है, पर मुझे लगता है कि इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा मंथन की आवश्यकता है। मैंने अभी एक ट्विटर पर किसी व्यक्ति का ट्वीट पढ़ा था और बहुत अच्छा ट्वीट उन्होंने लिखा था, उसमें कई बातें समझ में उससे आपको आएंगी। वो कहते हैं द बेस्ट ऑफ अमेरिकन्स आर वर्किंग फॉर अमेरिका, द बेस्ट ऑफ जापानीज आर वर्किंग फॉर जापान, the best of Chinese are working for China, the best of Koreans are working for Korea, the best of Indians are not working for India, they are working for another nations. Why? 100%. हमारे बेस्ट आज हमारे देश में काम करना पसंद नहीं करते। माता पिता उनके साथ ये कहते हैं कि देश में कुछ नहीं रखा, आप यहाँ से जाओ। उसकी वजह आलीशान गाड़ियाँ, आलीशान घर, आलीशान वो सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब हम ये बात सोचते तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम को भी नासा से इनवाइट आया था कि वो वहाँ जाते और बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि और अपनी जन्मभूमि को भारत ही रखा। उन्होंने सारे प्रयोग करे, 5 से ज़्यादा भारत को जो है ना मिसाइलें दी, ऐसे ऐसे नाभ की अस्त्र दिए, और आज जिस दिन हम बैठे हैं हमारे देश में पोखरण विस्फोट हुआ था और हम न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। तो जिस देश में ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस देश के बारे में सोचा, अगर सुभाष चंद्र बोस चाहते तो आईसीएस ज्वाइन कर सकते थे, प्रशासनिक सेवा अधिकारी बन सकते थे। अगर महात्मा गांधी अगर ये सोचते तो कभी भी फिनिक्स और अपना आश्रम छोड़ करके साउथ अफ्रीका से भारत 1915 में ना आते, क्योंकि एक गोपाल कृष्ण गोखले के एक कॉल पर और भारतवासियों की एक आवाज़ में भारत आए, चंपारण तक घूमे और उन्होंने देख करके अंदाज़ा लगाया कि भारत की स्थिति क्या है। अगर ये स्थिति होती तो विवेकानंद वो ना करते 1893 में, जो उन्होंने विश्व में भारत की के विषय में दुनिया को बताया, ये काम गिजुभाई बधेका ना करते। तो ऐसा है कि आज की पीढ़ी के पास जो सबसे बड़ी कमी की बात हो गई है कि हमारे पास जो रोल मॉडल्स हैं वो नहीं रहे। शिक्षक को जो रोल मॉडल बनना चाहिए था अपने विद्यार्थियों का, आज उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई। शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं माता पिता के अलावा एक बहुत बड़ा प्रेरक होता है, जिसको हम अपने यहाँ कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। वो आचार्य देवो भव की जो कल्पना थी वो ये थी कि वो अपने विद्यार्थियों के अंदर ये लगन लगाएगा कि देश पहला होना चाहिए। अब देश, हमारे दिल्ली सरकार ने देशभक्ति करिकुलम लेके आए हैं कि अपने देश से प्रेम करिए। जैसा आपने कहा रेड लाइट का पालन नहीं करते, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही क्या है जो रेड लाइट फ्लंक करता हो? वो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही क्या है जो एमबीए करने के बाद स्वयं को मैनेज करना ना जानता हो? वो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही क्या है जो महिलाओं के साथ अशिष्टता करता हो? वो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही क्या है जो अपने माता पिता का सम्मान ना करता हो? वो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही क्या है जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व देने की इच्छा से अभिभूत ना होता हो? तो मुझे लगता है ये मूल में ही कहीं भूल है और हमें कहीं ना कहीं शिक्षाविदों को, और मुझे लगता है इस बात में हमारी सरकार को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे आज भी याद आता है, किसी मेरे मित्र ने कहा बुल्गारिया के राष्ट्रपति जो हैं, जब
बुल्गारिया के राष्ट्रपति जो है जब विश्वविद्यालयों में जाकर के, जब वो वहाँ पर होते हैं और किसी देश के दौरे पर नहीं होते, तो वो जाकर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो चेतना थी ना कि हमारे देश में जब वाइस चांसलर्स होते थे या बड़े बड़े शिक्षाविद थे, वो स्वयं बच्चों से संवाद करते थे। आज मुझे लगता है थोड़ा सा पद आने के बाद ना मद आ जाता है, हम वो बेसिक कार्य नहीं करते। अगर मैं इस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हूँ तो मेरा पहला धर्म है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे रोज बच्चों से बात करूँ, उनको पढ़ाऊँ, उनकी नब्ज टटोलूँ और मैं दूसरे अध्यापकों के सामने अपने को प्रस्तुत करूँ कि मेरे टीचिंग में ये कमियाँ हैं, आप मुझे बताइए, मैं उनसे सीखूँ, मैं उन्हें सिखाऊँ। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो ये कॉलोनाइजेशन आया, जिसने ये मान लिया कि अगर आपको एक पद मिल गया तो उसके बाद आप बिल्कुल काम नहीं करते या आप वो कार्य करते हैं जिसमें सिर्फ आपको कलम चलानी पड़े, इसी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा का नुकसान हुआ और हमने कहीं ना कहीं इसको खांचों में बांट दिया। हमने प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन के टीचर्स के बीच में एक हायरार्की ला दी। प्राथमिक शिक्षक जो है उसकी इज्जत माध्यमिक शिक्षक नहीं करता, माध्यमिक शिक्षक के विषय में आप कॉलेज के शिक्षक से पूछ लीजिए और कॉलेज का शिक्षक जो है प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन ये कोई भी स्कूल में नहीं जाना चाहते, ये अपने अपने एरिया में रह के काम करना चाहते हैं। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का एक अध्यापक एक स्कूल में जाए, वो एक कक्षा को अडॉप्ट करे, वो अपना मैथ्स का अगर प्रोफेसर है तो वो छोटे से विद्यालय में पढ़ाए। मुझे लगता है जब ये हायरार्की खत्म हो जाएगी ना, जिस दिन प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा के प्रोफेसर सब मिलकर के एक मंच पे काम करें, तो मुझे लगता है कि शिक्षा में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। मैं 2 अंतिम सवाल लूँगा आपसे। मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस को अगर आपसे रूबरू होने का मौका मिला है तो इन सवालों का जवाब भी वो जान ले। अभी कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज़ आई थी रॉकेट बॉयज़, विक्रम साराभाई और जी मैंने देखी थी वो। जी मैंने उसमें मैंने 2 सीन देखे। पहला एक तो सीवी रामन जी की वो IISc जो आज भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में गिनी जाती है, इनफैक्ट वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में गिनी जाती है, वहाँ पे वो रिसर्च कर रहे थे और वहाँ पे उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम थी। दूसरा आपने देखा होगा कि विक्रम साराभाई साहब ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की और वो अलग अलग गोल्स के साथ चल रहे थे। इससे ये पता चल रहा था कि उस टाइम में सरकारें भी और जो लोग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाहते थे वो भी इस चीज़ को एक विज़न के साथ, एक मिशन के साथ चला रहे थे। कहीं ना कहीं हम ये इतिहास को जब टटोलते हैं तो हमें पता चलता है कि इमरजेंसी का जो दौर था, उस दौर में कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा, वाइस चांसलर्स द्वारा काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि वो चूँकि बुद्धिजीवी थे तो डेमोक्रेसी को लेकर जो खतरा उत्पन्न हुआ उसके विरोध में वो खड़े हुए। और तत्पश्चात हमने देखा कि उसके बाद वाइस चांसलर्स या जो भी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उनके कद को थोड़ा सा कम कर दिया गया। और ये कद को कम इसलिए कर दिया गया, जहाँ कुलपति की भूमिका एक मंत्री से ज़्यादा होती थी, वहाँ पे उनको स्वागत के लिए एक मंत्री के लगा दिया गया। और यहाँ से हम देखते हैं कि आप अगर बेहतर कुल में हैं तो बेहतर कुलपति बन पाते हैं, नहीं तो शायद कोई समस्या आ जाती है। राजनीति का शिक्षा के ऊपर प्रभाव जो है कितना खतरनाक है एक समृद्ध राष्ट्र के लिए? देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपका, इसके अंदर बहुत सारे इसमें विमर्श छुपे हुए हैं। आप अपने इस विमर्श को आप पहले थोड़ा सा अगर और कैनवास को ब्रॉड करें, ऐसा हमारे यहाँ इतिहास में अगर आप देखें तो ऐसे अध्यापक भी हुए हैं जिनका गुरु का जो सम्मान था वो देश का राजा भी करता था। जब राजा जनक अपने दरबार में होते थे तो वो अपने गुरु अष्टावक्र, जिनके शरीर में 8 जगह वक्र थे, वो उनका खड़े होकर के स्वागत किया करते थे। और राजा दशरथ जो है गुरु वशिष्ठ के स्वागत में खड़े हो जाते थे। लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण उन गुरुओं में था, वो ग्रेविटी उनमें थी। जब आचार्य चाणक्य को तक्षशिला में उनके गुरु ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, उस वक्त गुरु दक्षिणा होती थी जिसको दीक्षांत समारोह के बाद गुरु अपने शिष्य से मांगता था। उस गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में, वो सांकेतिक होती थी, गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में जब चाणक्य का नंबर आया तो उनकी बारी आई तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे मांगता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ही मांगता हूं कि मेरे बाद आप इस गुरुकुल का, इस विश्वविद्यालय का, तक्षशिला का आप जो है इसके चीफ चांसलर होंगे, आप इसके जो है ना कुल गुरु होंगे और आप कुल गुरु होने के नाते इस पूरे के पूरे इसके मुख्य प्रशासक भी होंगे। तो देखिए, जब चयन का आधार इतना निर्विवाद हो, इतना जो है बिल्कुल जिसमें मैं कहूँगा कि निष्कलंक हो, निष्कपट हो और जिसमें पूरी पारदर्शिता हो कि जो बेस्ट स्टूडेंट था उसको पकड़ करके आपने उस पद तक ले गए।
लेकिन हमने कालांतर में क्या किया कि हमने ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि कहीं ना कहीं उसकी जो अध्यापक की गरिमा है उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर दिया। जो अध्यापक का अपना जो गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए था वो आज अध्यापक विद्यालयों में ना पढ़ा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा है। वो किसी, मैं सो कॉल्ड नाम नहीं लूँगा, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वो कोटा में जा करके पढ़ा रहा है, वो अपने टैलेंट का कहीं और प्रदर्शन कर रहा है। जिसका काम कक्षा में पढ़ाना था, जो अपने बच्चों को और अपने विद्यार्थियों में कोई अंतर ना करे। हमारे इस प्राथमिक विद्यालय में एक उक्ति मुझे याद आती है, वो लिखी होती थी कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। इस प्रोफेशन में आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, जो सबसे बड़ी जो इस प्रोफेशन की मुझे लगता है खूबी है कि इसमें आपको ना सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है। आप बच्चों में अगर रम जाएंगे ना, आपको उतना दुनिया के किसी प्रोफेशन में आनंद नहीं आएगा। आप स्वयं एक टीचर रहे हैं, आपने बताया कि जब आप कक्षा में खड़े होकर के 1 घंटा पढ़ाते हैं ना, उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो आपको लगता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपको मिल गई हो। क्योंकि आपका अगर एक विद्यार्थी भी अगर कुछ बन जाए तो वो विद्यार्थी जो है उसका सारा जीवन बदल जाता है। विक्रम साराभाई की आपने रॉकेट बॉयज़ की बात करी, उनको बाहर बहुत मौके थे, वो भारत में रहे, भारत में कई संस्थानों को बनाया। होमी जहांगीर बाबा को तो दुनिया की हर देश बुलाना चाहता था, उनको तो ये चाहते थे कि वो यहाँ के बस जाए, उनको नागरिकता दी गई थी। लेकिन उन्हीं विक्रम साराभाई ने देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा इतना बड़ा नायक दिया। अगर जिस देश में रामकृष्ण परमहंस जैसे अध्यापक हों, जिन्होंने एक विवेकानंद दे दिया और उस विवेकानंद ने भारत को नाम दुनिया में आज भी प्रचलित है, आज जाइए हर जगह उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण परमहंस मिशन बनाया, रामकृष्ण मिशन। अगर हमारे देश में ऐसे कुछ गुरु पैदा हो जाएं आज भी, जो ऐसे कुछ नचिकेताओं और ऐसे कुछ जो है अर्जुनों और ऐसे कुछ एकलव्यों का निर्माण कर दें, तो मुझे लगता है कि भारत पुनः विश्व गुरु भी बन सकता है, हम विकसित देश भी बन सकते हैं, हम विकासशील देश के टैग को भी हटा सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे और हमारी एजुकेशन आज भी विश्व में, ओबामा जब भारत आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑन द होल वर्ल्ड। Only threats are coming from India and China. In education field from India and from economic field from China. आज भी हमारी 12वीं तक की शिक्षा को विश्व में बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है प्रभात जी। बस हम अपने शिक्षकों का अगर इसमें थोड़ा सा उनके अध्ययन, अध्यापन और उनकी ट्रेनिंग पे काम करें, नहीं तो एक दिन हम जो ये कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, वो 5 सितंबर नहीं होना चाहिए। उस गुरु का सम्मान पूरे देश में पूरे दिन और पूरी रात होना चाहिए। उसको उन तमाम कार्यों से अलग करके उसका एक ही धर्म होना चाहिए, अपने विद्यार्थियों के साथ काम करे और उसको बाकी सभी चीज़ों से, जनगणना, मतगणना, पशु गणना, उन सब से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। और उस शिक्षक को उसको पूरा उसका सामाजिक आर्थिक रूप से सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उनके चयन की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी होनी चाहिए। इस प्रोफेशन में वही लोग आने चाहिए जिनका टीचिंग एज पैशन हो, इसका एक ज़ील हो। इसीलिए हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे अध्यापकों को लेके आएँ जो मनसा वाचा कर्मणा, जो मन, वाणी और कर्म से टीचर ही बनना चाहते हों। और इसके लिए हमने इसकी इंटरनेशनल MOUs हम इसके साथ बना रहे हैं। हम केवल इसको कमरों में और अपने परिसर तक की शिक्षा व्यवस्था में हम इनको केवल क्लासरूम तक नहीं, हम उनको वाइड पर्सपेक्टिव देने के लिए उनको बाहर भेजना चाहते हैं, ताकि वो बाहर के आए हुए प्रयोगों से सीखें और उनको नवाचारों को, उन इनोवेशंस को कक्षा में लेके आएँ। तो ये बहुत बड़ी परिकल्पना है। कोई भी जब वृक्ष लगता है उसको बीज से अंकुर बनने में और वृक्ष को लहलाने में कई साल लग जाते हैं। तो अभी तो इसका 3 महीने पहले गठन हुआ है, अभी बीज डला है। मुझे लगता है आने वाले समय में दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी वो मकाम हासिल करेगी। और मैं आपको वादा करता हूँ एक कुलपति के नाते, एक बैच जिस दिन इस विश्वविद्यालय से बाहर चला जाएगा, वो विद्यार्थी हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। वो हमारे यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उसका आईना वो लोग दुनिया को बताएंगे। मेरे अंतिम सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई कि एक ऐतिहासिक जो कदम उठाया जा रहा है, उस ऐतिहासिक पन्ने में आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। आप पहले वाइस चांसलर के रूप में इस यूनिवर्सिटी के जाने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आपने इस कार्य सो नाइस।